कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, और विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। निरंतरता एक ऐसा साधन है कि जो व्यक्ति इस पर सवार हुआ वह सफलता की मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। और इसी निरंतरता को बनाए रखने का काम लगातार आप भी करें, और एमपीपीएससी उत्कर्ष तो कर ही रहा है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और मेरा नाम है विक्रमादित्य। जैसा कि आप सभी ने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जहां एक और आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तो उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत हद तक साथ दिया। जितना संभव हो सकता था हम लोग लगातार पूरी टीम के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन, मैराथन क्लास, सब कुछ सभी प्रारूपों में आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया। अब समय आ गया है मुख्य परीक्षा का। संभवतः आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा बेहतर रही होगी, और बेहतर नहीं भी रही है तो उदासी में अपना समय ना गंवाएं और बिना देरी किए हुए मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। तो अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में क्या हमारे रणनीति रहे, मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान कौन सी गलतियों से सावधान रहें, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ यह बता दूं कि मैं यहाँ सिर्फ एक चेहरे के रूप में आपके सामने आया हूँ। इस पूरी वीडियो में जितनी भी जानकारियाँ और जितनी भी समझाइश आप लोगों के लिए पेश की जा रही है, इसमें उत्कर्ष की संपूर्ण टीम के इनपुट शामिल हैं। उनकी सलाह और उन सुझावों को मैं एक साथ एकत्रित करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, है ना, क्योंकि यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस पूरे सेशन को देखें तो कौन कौन से अहम आयाम, कौन कौन से अहम बिंदु आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो इसमें हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहला बिंदु होगा कि मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की तैयारी के पंचरत्न कौन कौन से माने जाते हैं। पंचरत्न तो सिर्फ हमने एक शब्द दिया है, बाकी कहने का आशय यह है कि ये 5 मूल मंत्र हैं जिनके बिना कभी तैयारी शुरू करनी ही नहीं चाहिए। जब भी कभी विद्यार्थी पढ़ना शुरू करे तो इन 5 बातों को अपने दिमाग में लेकर के पढ़ना शुरू करे। तो इन पंचरत्नों को जहां आप पढ़ने बैठते हैं, है ना, और इसमें लिखी हुई एक एक बात को आप जहां भी पढ़ने बैठते हैं वहां पर चस्पा कर लीजिए, वहां पर नोट डाउन कर लीजिए, और हमेशा याद रखें कि ये पंचरत्न ही वे रत्न हैं जिनसे तैयारी की शुरुआत होती है। तो पंचरत्नों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि भाई सिलेबस का उचित वर्गीकरण कैसे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में केवल यह भी ज़रूरी नहीं हो जाता कि हमने सिर्फ सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस केवल जान लिया। सिलेबस जान लेने मात्र से काम नहीं होता, आपको सिलेबस का विभाजन भी बहुत अच्छे से करना होता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो किसी एक विषय पर जहां आपको ज़्यादा समय देना था वहां आपने कम टाइम दिया, और जहां कम टाइम में भी बेहतर अंक प्राप्त कर सकते थे वहां आप अनावश्यक रूप से अपना समय देते रहे। कुल मिलाकर एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है वो संतुलन का नाम है। और अगर आपने बैलेंस बना करके रखा सभी पेपर्स के मध्य में, सभी पेपर्स के मध्य में अगर आपने संतुलन बेहतर तरीके से बनाकर रखा, तो निश्चित रूप से आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी बाधित नहीं होगी। तो चलिए इसके बाद फिर देखते हैं और किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो एक हम चर्चा कर लेंगे भाई नोट्स बनाने की सटीक रणनीति, यानी कि नोट्स कैसे बनाए जाएं, है ना। नोट्स बनाते समय हम कहीं कोई गलत दिशा में ना चले जाएं, तो ये सावधानियों पर भी हम चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ आंसर राइटिंग पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिना आंसर राइटिंग के डिस्कशन के मुख्य परीक्षा की बात करना एकदम गलत होगा। तो आंसर राइटिंग को लेकर के कौन सी स्ट्रेटजी आप अपनाएं, है ना, माननीय शिक्षक गणों का क्या कहना है, अनुभवी लोग क्या कहते हैं, सफल अभ्यर्थी क्या कहते हैं, तो हम आंसर राइटिंग पर भी डिस्कशन कर लेंगे। इसके अतिरिक्त फिर हम बात करेंगे किन गलतियों से सावधान रहें, यानी परीक्षा के दौरान जो विद्यार्थी गलतियां करते हैं वे गलतियां हमें नहीं करनी हैं। और आप सभी जानते हैं कि एक सफल और एक असफल अभ्यर्थी के बीच में एक कॉमन फैक्टर ये रहता है कि दोनों ही मेहनत करते हैं। ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं है जिसने प्रारंभिक परीक्षा पास की है और हम ये कहें कि यह मेहनती नहीं है, इस कारण से यह मुख्य परीक्षा नहीं निकाल पाया। अगर कोई विद्यार्थी मेहनती नहीं है, उसके भीतर आलस और प्रमाद जैसी अवगुण भरे पड़े हैं, तो वह विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स को क्रैक कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर उसने प्रीलिम्स क्रैक किया है तो जाहिर सी बात है कि उसने तैयारी की है, वह भी सफल होना चाहता है, पर फिर भी अगर वह मुख्य परीक्षा में रुक रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह कोई एक ऐसी गलती है जिस पर वह
लगातार काम कर रहा है, यानी उस गलती को रोकने के लिए वह काम नहीं कर रहा है। तो उन गलतियों से हमें सावधान रहना। तो वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं, इनमें से जो गलतियां आप अपने व्यक्तित्व में देखते हैं, उन गलतियों से आप भी दूरी बना लेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के और भी निकट आप पहुंच जाएंगे। और एक और बात कि भाई उत्कर्ष का जो प्लेटफॉर्म है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों के लिए किस प्रकार से भागीदारी कर सकता है, यानी यूट्यूब पर आप लोगों को क्या सहयोग मिलेगा, अगर आप कक्षाओं में आते हैं क्या सहयोग मिलेगा। तो ये सब कुछ हम इस सेशन के एकदम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम मेंस की तैयारी के जो पंच रत्न हैं इन पर डिस्कशन करते हैं कि तैयारी के 5 रत्न कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, मेंस की तैयारी के जो पंच रत्न माने जाते हैं, मैं पहले एक बार मौखिक रूप से आपसे बात कर लूँ। देखिए, उनमें शुरुआती 3 रत्नों को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें। मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलेबस। देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ूंगा, एक बार में ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि बस सिलेबस हो गया मतलब हो गया। तो एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, सबसे पहला रत्न है सिलेबस। देखिए, और वो भी सिलेबस भी याद रखिएगा, सिलेबस आपके पास हार्ड कॉपी में हो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिजिटलीकरण की इस दुनिया में आप अभी तक अपने MPPSC के सिलेबस को मोबाइल की स्क्रीन में ही ढूंढते रहे। आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा समय हो आप अपने नोट्स से, या मैं ये कहूँ कि ठीक है डिजिटल आप पढ़ते हैं, आप सहयोग लीजिए, बिल्कुल आज डिजिटल की दुनिया है तो आप सहयोग ले सकते हैं, पर अपनी मूल तैयारी जो है वो ऑफलाइन अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है मुख्य परीक्षा में। कोशिश कीजिए कि आप आंसर राइटिंग करें, क्योंकि आप मानते हैं कि डिजिटलीकरण ठीक है, लेकिन आंसर राइटिंग में डिजिटलीकरण कैसे क्या कर लेगा। तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि जो सिलेबस है आपके पास उसे आप हार्ड कॉपी में अपने सामने रखें, और सिलेबस को ऐसा मान के चलिएगा कि जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाह रहे हैं उस मंजिल का एड्रेस है आपके लिए सिलेबस। पाठ्यक्रम अपनी नज़रों के सामने रखें। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं होता, हमें सिर्फ विषय का पता होता है। अच्छा, सब्जेक्ट और सिलेबस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ज्योग्राफी यानी कि भूगोल हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, और भूगोल अपने आप में विषय भी है। लेकिन जब हम अपने पाठ्यक्रम को देखते हैं तो पाते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल है ही नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो उसके किसी एक टॉपिक में हमको इंटरेस्ट आ रहा हो, हम लगातार उसको पढ़ रहे हो। हालांकि मुझे भी इस बात की जानकारी है कि आप इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ उदाहरण मात्र है। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि सिलेबस के एक एक बिंदु को आप कवर करें। मतलब सिलेबस में जो शुरुआत में शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ तक कि जो नया पाठ्यक्रम आया, नए नए टॉपिक ऐड हुए, उनमें कम से कम ये तो कोशिश कीजिए कि हर एक बिंदु पर आपकी समझ विकसित हो। मैं उदाहरण अपने विषय से लूँगा क्योंकि मैं अपने ही विषय को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाकी विषयों को मैं समझा सकता हूँ लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने कि पेपर 4 के पार्ट ए में अगर हम मान लीजिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इनकी बात करें, तो यूनिट 1 में आपके में थिंकर्स हैं यानी विचारक हैं। तो वहाँ कम से कम ये तो कोशिश कीजिए कि इस विचारक को पढ़ा क्यों जाता है। अगर आपको यह भी पता चल गया कि इस विचारक को, इस थिंकर को पढ़ा क्यों जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपने ये तय कर लिया कि इस विचारक में पढ़ना क्या है। उदाहरण के तौर पर आप चारवाक फिलॉसफी को पढ़ने बैठे, तो आप पहले ही सोचिए कि चारवाक दर्शन को पढ़ा क्यों जाता है। अगर आपने सिर्फ यही प्रश्न पूछ लिया कि इस दर्शन को पढ़ा क्यों जाता है, तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा दर्शन है कि जिस जमाने में लोग स्वर्ग की अंधी दौड़ कर रहे थे, जिस स्वर्ग को कभी किसी ने देखा ही नहीं पर प्रत्येक व्यक्ति उसे पाने की अभिलाषा कर रहा था, उस दौरान चारवाक फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी हुई जिसने मानवता को धरती पर रोकने की पुरजोर कोशिश की। और जब आप ये समझ गए तो फिर आप तय कर लोगे कि चारवाक दर्शन में अब पढ़ना क्या है। तो आप प्रत्येक थिंकर के सामने लिख के देखिएगा क्यों पढ़ें क्यों पढ़ें क्यों पढ़ें, और आपको जैसे ही जवाब मिल जाएगा ना तो वही टॉपिक आपको पढ़ना होता है। एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में जो शुरुआती शब्द लिखे हुए हैं, सपोज आपके सामने मान लीजिए इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा लिखा हुआ है, तो आपको अगर यह पता है ना सत्यनिष्ठा क्या है और जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, इंटीग्रिटी क्या है और ये हमारी लाइफ में कैसे यूटिलाइज हम इसको कर सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या है, अगर आपको एक एक शब्द के बारे में उसकी डेफिनेशन भी आपको पता है तो आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा।
तो मेरी तरफ से ये कहना है कि सबसे पहले कोशिश करें कि सिलेबस बहुत अच्छे से आप याद कर लें, सिलेबस के पॉइंट्स आपको याद हों, हर पेपर में, हर पार्ट में, हर यूनिट में क्या क्या लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए। हाँ, मुझे इस बात का जरूर विश्वास है कि अब तक एक भी ऐसा विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, या मैं एक बात करूं कि भाई जितने विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं हर विद्यार्थी को सिलेबस तो याद है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम क्रम से याद करें कि इसके बाद ये लिखा है, इसके बाद ये लिखा है, इसके बाद ये लिखा है, पर कम से कम पता तो हो कि ये शब्द हमारे सिलेबस में है। तो जहाँ कहीं भी आप फिर कभी कोई अखबार पढ़ते हैं यानी कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आपको यह जानकारी मिल जाएगी, यह आपको आइडिया हो जाएगा कि यह टॉपिक हमारे काम का है या टॉपिक हमारे काम का नहीं है। आपको ना प्रॉपर एक जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है सिलेबस, और सिलेबस में आपको कोशिश करना है अपनी तरफ से कि भाई सिलेबस का एक एक बिंदु आपको याद हो और सिलेबस के हर बिंदु पर आपकी समझ हो। तो पंचरत्न में मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से याद करें, सिलेबस की बारीकी को आप बहुत अच्छे से समझें, एक भी आयाम ऐसा ना रहे कि जिस आयाम से आप अछूते रह जाएं। तो सबसे पहले आपको यह करना है। फिर इसके बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सभी पेपर्स के पैटर्न को समझना। देखिए, सिलेबस को देखना, सिलेबस को समझना, सिलेबस को याद करना, ये पहला चरण है। लेकिन उसके बाद में दूसरा और महत्वपूर्ण चरण यह आ जाता है कि आप हर पेपर के पैटर्न को समझें। क्योंकि जब आप मेंस के पेपर्स को देखते हैं तो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3, तीनों का पैटर्न जो है वो सेम है। मतलब मैं कह सकता हूँ हर पेपर में 2 पार्ट हैं, हर पार्ट में 5 इकाइयाँ हैं, और उन इकाइयों के माध्यम से यानी कि पूरा जो पेपर प्रिपेयर होगा वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन और हर क्वेश्चन की मार्किंग सेम है। यानी कि 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, ये आपको शुरुआती पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 में मिलेगा। अब चूंकि क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल एक ऑर्डर होता है जो हमारे मन में काम कर रहा होता है, क्योंकि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमें पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 तक भी विद्यार्थी मुश्किल पहुंच पाता है। अक्सर उसकी तैयारी का 70 to 75% जो हिस्सा है वो शुरुआती 2 पेपर की तैयारी में चला जाता है। जब कभी भूले भटके उसे याद आती है पेपर 3 की, तो वहाँ पर पहुँचकर वो सिर्फ पैटर्न से कंफर्टेबल हो जाता है। उसे लगता है कि नहीं 2, 7 और 10 है, शायद कर लेंगे। लेकिन जैसे वो पेपर 4 पर पहुँचता है तो पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज क्यों हो जाता है कि 2 मार्कर तो है, 7 मार्कर तो है, लेकिन 10 मार्कर नहीं है। अब 10 मार्कर नहीं है तो क्या है, फिर पेपर 4 में आपको मिलता है 11 मार्कर। और साथ ही साथ विशेष बात यह है कि केस स्टडी यानी प्रकरण अध्ययन के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 मार्कर के फॉर्म में आ जाते हैं, और स्टूडेंट को ये सब नहीं पता होता और आप विद्यार्थी हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हर पेपर के पैटर्न को समझो। ये तो मैंने बात करी पेपर नंबर 3 तक की कॉमन है, पेपर नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, और इसके अलावा आप देखेंगे पेपर नंबर 5 तो पूरा ही अलग है, क्योंकि वहाँ ना आपको 11 मार्कर मिलना ना 10 मार्कर मिलना। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं वो अति लघुत्तरीय यानी मैं कहूँ तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मिलते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। गद्य आदि में जब देखेंगे तो आपको 3 मार्कर का फॉर्मेट मिल जाता है। हिंदी में जब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो वो 3 मार्कर फॉर्मेट मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जब देखेंगे आप तो वहाँ पर आपको 1 मार्कर फॉर्मेट मिल जाता है। तो ज़रा सोच कर देखिएगा, हर पेपर का पैटर्न अलग है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो रणनीति है, आपकी जो तैयारी है वो एक कॉमन चल रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है आप हर एक पेपर में यही सोचकर चल रहे हैं कि यहाँ 10 मार्कर आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर 4 को पढ़ते समय इतना डूब गए कि आप हर जगह पर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि 11 मार्कर आएगा ही आएगा। तो हर पेपर के पैटर्न को ज़रूर समझें, और पेपर के पैटर्न को समझेंगे कैसे, तो उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो MPPSC के ऑफिशियल वेबसाइट से हम जो सिलेबस डाउनलोड करते हैं, या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी या मान लीजिए उत्कर्ष का भी जब सिलेबस अपने सामने रखते हैं तो सिलेबस की सिर्फ इकाइयाँ ना देखें। जहाँ सिलेबस दिया हुआ है तो सिलेबस के पहले आप लोगों को पैटर्न मिल जाता है कि पेपर नंबर 1 इतने अंक का होगा, यहाँ 2 मार्कर इतने क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा कि डिटेल्ड सिलेबस पढ़ें, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एकदम स्पष्ट लिखा रहता है कि पेपर नंबर 5 हिंदी, इसका उद्देश्य ये है पूछने का,
उद्देश्य ये है। और यहाँ पर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में इतना आएगा, 2 में इतना आएगा, 3 में इतना आएगा, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो पहला काम तो ये कि अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके पैटर्न वाले हिस्से को भी बहुत अच्छे से पढ़ें, और पैटर्न को और भी अच्छे से समझना है तो आप वर्ष 2024 के सभी पेपर को अच्छे से देख लीजिए। और एक बार सिलेबस और एक बार पेपर जब रख कर बैठेंगे ना, तो पैटर्न भी समझ में आएगा, और साथ ही साथ में तैयारी की दशा और दिशा कैसी रखनी है आप अपने आप को समझा सकोगे। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो आपकी मेहनत खराब हो सकती है। तो अपनी मेहनत को एक उचित दिशा दीजिए, क्योंकि दिशाहीन तैयारी कोई मतलब की नहीं होती। तो 2 बातें मैंने आपको बताई, सिलेबस बहुत अच्छे से देखो, पैटर्न की गंभीरता को समझो। तीसरी बड़ी बात यह है कि आप विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण अच्छे से करें, एनालिसिस अच्छे से करें। देखो, इस बात को भी समझो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं एनालिसिस नहीं करे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, मान लीजिए आप में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो किसी कारण से अभी असफल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि प्रयास कीजिए और जो गलतियाँ आपने की हैं उन गलतियों को आप आइडेंटिफाई कीजिए। अपने व्यक्तित्व में, अपने कैरेक्टर में, अपनी पर्सनैलिटी में वो गलतियाँ ढूंढिए कि आप किस दिशा में जाकर के तैयारी गलत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक विषय से आपका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है पर किसी एक विषय को आप पसंद नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि एमपीपीएससी संतुलन का नाम है। अगर आपने पूरे 6 पेपर के मध्य में संतुलन बिठा लिया तो ही आपकी परीक्षा निकलेगी। शुरुआती कोई पेपर अच्छा हो, अंत का कोई पेपर कमज़ोर हो, या अंत के पेपर्स पर कमांड हो और शुरुआती पेपर आपके कमज़ोर हो गए तो आप जो है फेल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आप सभी इस बात को जानते हैं किसी एक पेपर को पढ़ने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता, पर कोई एक पेपर की एक इकाई भी अगर कमज़ोर चली गई तो आपका चयन जरूर रुक जाएगा, है ना। इसीलिए अपनी तैयारी की दिशा ठीक रहे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं कहूँगा कि अगर समय रहे तो 2014 से लेकर के 2024 तक आप सभी पेपर का एनालिसिस कर लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि 14 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ वो 2020 में हुआ और फिर वापस से 2024 में हो गया, तो बदलाव हुए हैं। पर उन बदलावों में आप ये देख लीजिएगा कि हमारा जो टॉपिक आज शामिल है उसके क्वेश्चन कैसे आए। उदाहरण के तौर पर पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी शामिल था, वर्ल्ड हिस्ट्री शामिल था, दोनों विषय शामिल थे। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन मत देखिए, पर हिस्ट्री के तो देख सकते हैं, ज्योग्राफी के तो देख सकते हैं, एमपी के तो देख सकते हैं। इकोनॉमी पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई है, उसके जितनी भी इकाइयाँ थी उनके क्वेश्चन देख सकते हैं। पेपर नंबर 5 में जाओगे तो आप वहाँ पर रस और छंद के क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे क्योंकि ये 2024 में आए हैं, लेकिन संधि के क्वेश्चन, समास के क्वेश्चन ये तो देख ही सकते हैं। ऐसे पेपर नंबर 4 में जो नए थिंकर्स ऐड हुए हैं, षडदर्शन आदि, उनके क्वेश्चन तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन बाकी जो थिंकर्स, बाकी जो इकाइयाँ उनके तो देख ही सकते हैं ना। साइंस में जहाँ एक और आप बायोलॉजी के क्वेश्चन तो देख सकते हैं, आयुर्वेद आदि के लिए आप केवल और केवल 2024 के पेपर का एनालिसिस कर लीजिए क्योंकि अभी वही हमारे सामने। तो सिलेबस देखना, पैटर्न देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना, ये तीनों बहुत बड़े काम हैं और आधे से ज़्यादा भीड़ इन तीनों आयामों की तरफ जाती ही नहीं है। एक अंधी दौड़ है कि भाई बैग उठाओ, पैसा लो, कोचिंग में जमा करो और बस काम खत्म। फिर जो भी विद्यार्थी उत्कर्ष आता है तो हम लोगों ने तो अपना पैटर्न बना रखा है कि सबसे पहले विद्यार्थी आए उसे सिलेबस, पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अनुभव होना चाहिए। अगर नहीं है तब तक क्लास धीमे धीमे ही आगे बढ़ती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने स्तर पर ये तीनों काम निपटा लें। इसके बाद में चौथा और पांचवा हम साथ में बात कर लेते हैं, दोनों ज़रूरी हैं। एक है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये देखिए, तैयारी के 5 रत्न, चौथा मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट और पांचवा मैंने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट। याद रखिएगा, देखिए टाइम मैनेजमेंट अगर रहेगा ना तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका जो 5वां रत्न है वो चौथे रत्न पर ही निर्भर करता है। मान के चलिएगा कि आपने अपना एक टाइम मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाया। उस टाइम टेबल में आपने समय रखा कि मुझे मिनिमम 10 मतलब मिनिमम 10 घंटे और कोशिश करना है कि 12 से 14 घंटे कवर हो जाए। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, औसत, क्योंकि
एक माह में कभी ऐसा हुआ कि आपने 14-15 आवर के आसपास कवर कर लिया, फिर बहुत ज़्यादा पढ़ते रहे, नींद आपने नहीं ली, हेल्दी फूड आपने नहीं लिया, अपनी बॉडी की आपने केयर नहीं की और आप बीमार हो गए, और उसके बाद में वापस से पता चला आप 2-2 घंटे पढ़ पाए, तो वो औसत खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एक बेहतर अपना टाइम टेबल बनाएं। प्रयास कीजिएगा कि आप प्रकृति के नियम के अनुसार चल पाएं, प्रयास कीजिएगा। फिर आपका नेचर कैसा है ये मुझे नहीं पता। प्रकृति का नियम तो ये कहता है कि अर्ली मॉर्निंग आप अपने जीवन की शुरुआत करें, सूर्य का जब उदय हो तो आपके लक्ष्य का उदय भी हो जाए, और जब सूर्य का अस्त हो तब तक आप लोगों का जब दिन का अवसान हो तो आपके लक्ष्य भी पूरे हो चुके हों। प्रकृति तो ये कहती है। पर अगर आप नाइट राइडर्स हैं, आपको देर रात तक पढ़ने की आदत है, तो वो आदत आपकी है तो आप उसे बनाए रखें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो आपने टाइम डिसाइड किया कि इस टाइम पर मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, तो वो टाइम अपना फिक्स रखें। कोशिश करें कि जो लक्ष्य आपने बनाए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कीजिए। अगर आपने एक बार में हड़बड़ाहट की कि मुझे पेपर फर्स्ट एक वीक में निपटाना है, तो ऐसे नहीं निपटता है। टारगेट वो बनाइए, सोचकर बनाइए टारगेट कि मैं किन टारगेट को अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूं। और वो जो टारगेट आप बनाएंगे ना, उस टारगेट के लिए अगर आपने काम किया तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा, अंदर से बेहतरीन हार्मोन आपके स्त्रवित होंगे, आपको अच्छा लगेगा। फील गुड फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप प्रसन्न चित्त रहेंगे तो आपका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा। और इन केस अगर आप बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और आपका समय उन लक्ष्यों के प्रति कार्य करने के बजाय सोचने में व्यतीत होता है, तो धीरे धीरे आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर तनाव बढ़ने लगेगा, प्रेशर क्रिएट होने लगेगा, स्ट्रेस क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि आप स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं। तो इस समय पर यह भी कोशिश करना कि टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो। अब कैसे करना है टाइम मैनेजमेंट, इन सभी मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे, धीमे धीमे सभी पर चर्चा करेंगे। और भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आए, मैं तो यही कहूँगा, भाई ये सोचो अपने हाथ में क्या है। भाई हमने 16 फरवरी को प्रीलिम्स दिया, अब हमें मेंस देना है, समय काफ़ी कम है, ठीक है, समय काफ़ी कम है। तो आप ये मान के चलिए हमारे हाथ में अब क्या बचा। प्रीलिम्स दिया है, प्रीलिम्स के बाद में बार बार नंबर जोड़ने से क्या अब पेपर में कोई बदलाव होगा? कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, इसके मुद्दे पर बैठ करके चाय के मंच पर चर्चा करने से क्या पेपर में नंबर बढ़ जाएंगे? नहीं है ना संभव। हमारे हाथ में था कि प्रीलिम्स की परीक्षा तक हम बेहतर तरीके से पढ़ें, तो हमने पढ़ाई की। अब हमारे हाथ में है कि प्रीलिम्स हो गया, अब मेंस के लिए हमारा नाम लिस्ट में आता है कि नहीं आता, वो हमारे अब हाथ की बात नहीं है। अब हमारे हाथ में मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ना। जो विद्यार्थी जिनका प्रीलिम्स निकला है वो मेंस देंगे, तो वो इन बात को लेकर के कोई गुणा भाग ना लगाएं कि नंबर कितने आएंगे, कट ऑफ कितना आएगा। भाई आप अपनी तैयारी करें, अपने आप से मतलब रखें। और इन केस अगर किसी विद्यार्थी का, ईश्वर ना करे, लेकिन एक कड़वा सच है, सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हर विद्यार्थी चाहता है मेरा प्री निकले, मेरा प्री निकले। हर व्यक्ति का तो प्री नहीं निकलता, जिसकी मेहनत ज़्यादा है, जिसके अंक ज़्यादा आएंगे, है ना, या मैं कहूँ जिसके भाग्य ने साथ दे दिया, जिस पर ईश्वर की कृपा हो गई, कुल मिलाकर जिसका पेपर निकल गया वही तो मेंस देगा। लेकिन मान लो कि जो विद्यार्थी फेल हुआ है, तो वो क्या करे? भाई जब आप MPPSC की लाइन में जब आप आए थे, तो आप यही सोच करके आए थे कि ये हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प है, तो आप इस विकल्प पर काम कीजिए ना। और वैसे भी किसी एक पेपर को सामने टारगेट रखने से मात्र सिलेक्शन नहीं होता। अभी 2022 का रिजल्ट आया उत्कर्ष के, इस प्लेटफॉर्म पर आपने कई विद्यार्थियों के इंटरव्यू देखे होंगे। आप जरा देखिए कि जो विद्यार्थी 2022 में चयनित हुए हैं, वो अभी 23 का भी इंटरव्यू देने वाले हैं, 24 का भी उनका एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ है, और 25 तक भी उनकी प्रिपरेशन चल रही थी। तो जब समझ रहे हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, पर मैं यह कह रहा हूँ कि अगर आप 2025 का दे रहे हैं तो 26 को साथ में लेकर चलिए, कि हमें तैयारी करनी ही है, क्योंकि हमने 25 दिया है। अगर इन केस किसी प्रकार की चूक होती है तो 26 वाला हमारे पास बैकअप में है। तो जो स्टूडेंट जबरन के दुखी होने की एक्टिंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, आपको पता है कि किसी की संवेदनाएं मिलने से आपके जीवन का काम नहीं चलने वाला।
आपको ही उठना पड़ेगा और आपको ही अपना काम करना पड़ेगा। तो आप जागें वापस से और आप क्या करें, प्रिपरेशन की गति बढ़ाएं। और इन केस अगर प्रीलिम्स में आपका क्रैक नहीं हुआ तो आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी, पढ़ाई तो बर्बाद जाएगी नहीं। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर आपने टाइम मैनेज अच्छे से किया, अपने मन को बेहतर तरीके से समझा लिया और खुद को यह समझाने में कामयाब हो पाए, आपके तो सिलेबस में भी है भगवद गीता कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म पर हमारा अधिकार है, कर्म पर हमारा पूरा अधिकार है, आप करो, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। और जिस दिन हमने कर्म बहुत अच्छे से कर दिया तो फल हमको मिल जाएगा। अगर आप ये सोचकर भी भावुक हो रहे हैं कि सर हमने 8-8 घंटे 10-10 घंटे स्टडी करी, 12-12 घंटे की, पर आपने कितने टाइम तक की, ये भी तो महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन के बाद जागे और उसके पहले आप सोए हुए थे। तो जो विद्यार्थी प्री क्रैक कर रहे हैं वो तो मेंस दे ही रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जिनका प्री नहीं भी निकले ना, तो वो बराबर तैयारी करें। वो सोच कर चलें कि 25 वाला मेंस हमको भी देना ही है। बराबर से तैयारी अगर आप करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों हो सकेगा। जितना व्यस्त रहोगे उतना मस्त रहोगे। खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये तो हमने पंचरत्नों की बात करी, जिसमें से शुरुआती 3 रत्न निश्चित रूप से करें, बाकी 2 के लिए मैं सिर्फ सलाह मशवरा आपको दे सकता हूँ, शेष आपकी इच्छा है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिलेबस का उचित वर्गीकरण। देखिए, जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, हर विद्यार्थी के मन में आता है कि कैसे भी करके प्री निकल जाए, और वो ज़रूरी भी हो जाता है। और निश्चित रूप से जो मूल विषय हैं, जिन्हें हम सामान्य अध्ययन के विषय कहते हैं, वो विषय पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण हो भी जाता है। पर अब जब मुख्य परीक्षा की जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो आप अपने सिलेबस को 2 नज़रिए से देखिए। आप सिलेबस 2 नज़रिए कौन कौन से होंगे? एक सिलेबस का एक हिस्सा, मतलब पूरे 6 पेपर में से एक हिस्सा तो ऐसा है जो वास्तव में मेंस ओरिएंटेड है, मतलब जिसका प्रीलिम्स में कोई काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको आइडिया होगा कि प्रीलिम्स में जो काम का नहीं है लेकिन मेंस में पूरी तरह से काम का है। उनमें पेपर नंबर 4 पूरा आता है, पेपर नंबर 5 पूरा आता है, पेपर नंबर 6 पूरा आता है। इसके अतिरिक्त पेपर 2 का जो पार्ट बी है सोशियोलॉजी, वो पूरी तरह से आता है। पेपर नंबर 3 में अगर मैं शुरुआत से बताऊं तो पेपर नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की रियासतें और राजवंश आपको पढ़ने ही होते हैं भाई मेंस में बहुत अच्छे से। इसके अलावा आप बात करोगे तो ज्योग्राफी वाले हिस्से में आपका जो वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला हिस्सा है, आपदा प्रबंधन और जल प्रबंधन वाला हिस्सा, वो आपको मेंस में पढ़ना, वो प्रीलिम्स में आता ही नहीं है आपका। इसके अतिरिक्त और बात करोगे तो पेपर नंबर 2 में सोशियोलॉजी वाला हिस्सा है, वो मेंस ओरिएंटेड है। पेपर 3 में जो आप देखोगे साइंस वाले हिस्से में जो आयुर्वेद है ना, और पंचकोश, षटकर्म है ना, योग, और इसके अलावा जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते, लेकिन आपको मेंस में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेंस ओरिएंटेड सिलेबस को अलग से डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको अलग से हाईलाइट करो कि यार ये हमने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा है। तो मैंने कहा ना, सिलेबस आपका 2 नज़रिए से आप देखिए, एक है मेंस ओरिएंटेड और एक सिलेबस है जिसमें प्री और मेंस दोनों की जानकारियां आपको मिल जाती हैं। अब आप जरा अपने आप को रोक कर सोचिए कि आपने मेंस ओरिएंटेड सिलेबस पर अभी तक काम अच्छे से किया है या प्री प्लस मेंस पर आपने अच्छे से काम किया है। तो मेरा अनुमान है कि आपने प्री प्लस मेंस वाले पर, ज़्यादातर लोगों ने प्री प्लस मेंस वाले पर काम किया होगा। मतलब आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और एमपीजी के इन विषयों को आपने पढ़ा है, लेकिन आपने निबंध लेखन, हिंदी भाषा व्याकरण है ना, पेपर 4 जिसमें आप दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और ये उद्यमिता वाला हिस्सा, यानी कंप्लीट पेपर 4। पेपर 3 में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी की जो कुछ विशेष यूनिट जो शामिल हुई हैं, जो जिनसे मेंस में ही क्वेश्चन आते हैं, वो आपकी कमज़ोर हैं। आयुर्वेद वाला हिस्सा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हिस्सा आपका शामिल है, जो मैंने नाम लिए थे कि आपके षटकर्म और पंचकोश जैसे जो सिद्धांत हैं, उनको आपने उतना बेहतर नहीं पढ़ा होगा, तो आप उन पर भी काम कीजिए। तो आप अपने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, एक मेंस ओरिएंटेड जिस पर टाइम आप अलग से देंगे, और प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड, तो इस पर आप टाइम अलग से देंगे। तो पहले देखते हैं हम ये सिलेबस में कौन कौन से हिस्से शामिल हैं, ठीक है, कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो ये आप जानते हो, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, और साथ ही साथ में पेपर 2 का पार्ट बी यानी सोशियोलॉजी वाला हिस्सा शामिल है। इसके अतिरिक्त अगर आप और देखोगे तो मैथ्स,
देखिए मैथ्स को तो विद्यार्थी गिनते ही नहीं है। मैंने ये देखा है पेपर नंबर 6 सबसे उपेक्षित है। आप में से शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जिसने अब तक, है ना, अगर पहला अटेम्प्ट है तो शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी होगा ना जिसने टोटल मिलाकर 10 निबंध का अभ्यास किया हो, जबकि निबंध अकेला आपका 75 मार्क्स का है। 75 अंक किसे कहते हैं? आपकी कोई तैयारी नहीं है उसको लेकर। पत्र प्रारूप लेखन आपका, है ना, माफ कीजिए, निबंध जो है वो आपके 70 मार्क्स का है, मतलब 50 प्लस 20 यानी कि 70 नंबर का है, और साथ ही साथ 15-15 नंबर के आपके 2 पत्र और प्रारूप लेखन है। तो आप समझिए कि आपने उस पर कितना काम किया। 70 नंबर का निबंध, एक 50 अंक का, एक 20 अंक का, आपने कितना काम उस पर किया है। पेपर नंबर 6 को की आपने पूरी उपेक्षा कर दी। पेपर नंबर 5 में जहां विद्यार्थी को वोकैब याद होनी चाहिए, आपने उस वोकैब पर काम नहीं किया। वो अनुवाद वाले सेक्शन को तो छोड़ ही दीजिए, 40 नंबर का तो आपका ट्रांसलेशन है। आप जरा सोचिएगा कि पेपर नंबर 6 यानी 100 मार्क्स, इसको आप छोड़कर चलते हो। पेपर नंबर 5 में जैसे ही आप पहुंचोगे तो आप फिर यहाँ पर स्विच करने की कोशिश करते हो अनुवाद को और वोकैब को, यानी करीब करीब 60 नंबर का हिस्सा आप यहाँ छोड़ देते हो कि बोले हो नहीं रहा। पेपर नंबर 4 में आप जो थिंकर्स वाला हिस्सा है उसमें कमजोर हो जाते हो, सोशियोलॉजी में आप कमजोर रहते हो, और मैथ्स कहते हैं सर मैथ्स तो हमसे बनता ही नहीं। अरे बनता ही नहीं तो फिर पीएससी की तैयारी कर क्यों रहे हो? बनाओ उसको, छोड़ना नहीं है। एक भी छूटी हुई यूनिट आपके भविष्य को डुबा सकती है। देखिए मेंस ओरिएंटेड जो सिलेबस है ना, इस पर विशेष फोकस करो, विशेष फोकस। इसके अतिरिक्त मैं और अगर बताऊं तो वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा एवं जल प्रबंधन, पेपर 3 के जिन टॉपिक के नाम मैंने बोले वो आप ध्यान में रखें। इकोनॉमिक्स में जो कुछ नया ऐड हुआ है उन पर विशेष ध्यान रखें, रियासतों आदि पर विशेष ध्यान रखें। और पेपर 2 में पार्ट ए में भी आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ विशेष टॉपिक शामिल हैं, यानी मीडिया की भूमिका आदि से लेकर के, और जो प्रेशर ग्रुप हैं उनके बारे में। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। तो ये मेंस ओरिएंटेड जो टॉपिक हैं इन पर विशेष निगरानी करें, जो अपना सिलेबस उनमें इसको विशेष रूप से आप हाईलाइट करके रखें। इसको आपको पढ़ना है, और याद रखिएगा जो प्री प्लस मेंस वाले जो आपके टॉपिक हैं, एमपीजी के है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है ना, इन हिस्सों में आपको पूरी कोशिश करनी है कि पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन और डायरेक्ट आंसर राइटिंग हो जाए। क्योंकि देखिए जब आपने प्रीलिम्स दिया है तो जाहिर सी बात है एमपीजी के तो आपने धुआं धुआं कर रखा होगा। इतने तथ्य, इतने फैक्ट आपको याद होंगे कि शायद इस समय पर आप लोगों से मध्य प्रदेश का कोई भी जिला, कोई भी तहसील शेष बच पा रही होगी। तो अब वापस से एमपीजी के क्या पढ़ोगे आप? एमपीजी के में आप रिवीजन करें और कोशिश करें कि आंसर राइटिंग करें। मतलब सिर्फ ऐसा ना करें कि एमपीजी के में वापस से मध्य प्रदेश का गठन पढ़ने के लिए बैठ गए, वापस से वही नर्मदा नदी फिर पढ़ने के लिए बैठ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमपीजी के इंपॉर्टेंट नहीं है, एमपीजी के पूरी एमपीपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पूरी एमपीपीएससी का। पर मैं ये कह रहा हूं कि प्रीलिम्स आपने निकाल लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपका एमपी अच्छा है ना, आपने एमपी पर काम किया है। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स दे रहे होते हो तो कभी विद्यार्थी मेरे से भी अगर पूछता है, चूंकि मैं प्रीलिम्स में उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मुझे इतना पता है कि प्रीलिम्स का जो रास्ता है वो एमपीजी के से होकर गुजरता है। जितने विद्यार्थी है सबसे यही कहा 50% एमपीजी के को टाइम दो, 50% एमपीजी के को टाइम दो। तो वो टाइम दिया क्यों था? ताकि आप मेंस में अपना टाइम बचा सकें। आपने यूट्यूब पर भी देखा हमारे अवनीश सर, प्रदीश देश लहरे सर, और साथ ही साथ अगर बात करोगे तो इंग्लिश माध्यम में सौरभ यादव सर, आप लोगों की लगातार एमपी के सेशन लाते रहे। एमपी के सेशन क्यों लेकर के आते रहे? मैम अलग से आती रही लगातार। तो आप जरा सोचिए कि 4-4 एमपी के टीचर उत्कर्ष के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रीलिम्स के दौरान आपके लिए अलग अलग से सेशन लेकर आ रहे हैं। एक सेशन तो अवनीश सर और सौरभ यादव सर साथ में भी लेकर के आए कि ठीक है फिर कराते हैं। तो भाई कम से कम उनके नाम की इतनी इज्जत तो रखिए कि आपका एमपीजी के अच्छा है, अब तो अपने आप को मना लीजिए, वरना फिर वापस से वही कलरफुल किताबों को लाकर फिर से फैक्ट रटना शुरू कर देंगे।
भाई MPG के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, इन हिस्सों में आपको पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और इन हिस्सों में आपको प्रैक्टिस के बराबर पढ़ने की भी ज़रूरत है। तो दोनों के लिए अलग से अलग अलग टाइम आप निर्धारित करें। मैं अगर एक विद्यार्थी के रूप में अगर कहूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मेंस ओरिएंटेड आपको टॉपिक दिखाई पड़ रहे हैं, इनको शुरुआत में आप जो है अपना 60 to 65% टाइम आप इनको दीजिए, और यहाँ कोशिश करिएगा आप कि 35 से 40% के आसपास का जो टाइम है आपका, मान लो 10 घंटे का टाइम है ना, तो आप प्रयास कीजिए 6 घंटे के आसपास का टाइम इनको दीजिएगा और 4 घंटे के आसपास का टाइम इनको दीजिएगा। पर ज़रा सोचिए भी ना, अगर आप इसको टाइम देते हो तो सीधे सीधे आपके 3 पेपर तो ये सिमट गए, सीधे सीधे 3 पेपर आपके सिमट गए। और हमेशा याद रखें, जैसे मैं पेपर नंबर 5th और 6th की बात करूं, अगर आपने पेपर नंबर 5th और 6th को दोनों को मिलाकर ईमानदारी से, वैसे देखिए क्लास में टाइम अलग होता है, हम जब सेल्फ स्टडी करने बैठे हैं तो टाइम अलग हो जाता है। मेरा मानना है कि आपने लगभग 100 घंटे अगर इसको दे दिए ईमानदारी से, तो आपका काम बन जाएगा 5 और 6 में। 300 अंक आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, 300 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और ज़रा सोचिएगा 100 घंटे में अगर आप किसी और पेपर में जब एंट्री करते हैं, इवन आप, है ना, माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर पेपर 4th को मैं अलग से बता देता हूँ। पेपर 4th को आपको लगभग 150 आवर देने पड़ते हैं। तो आप ज़रा सोचिएगा, पेपर नंबर 5th और पेपर नंबर 6 को आपने अगर 100 आवर का भी टाइम दिया तो आपका पेपर कवर हो जाएगा। जबकि पेपर 4th में तो आपको 150 घंटे पार्ट ए में और 150 घंटे लगभग आपको पार्ट बी में देने पड़ जाते हैं, 300 घंटे। यहाँ इन्वेस्ट किए हुए 300 आवर आपको 300 अंक की तैयारी कराएंगे, और यहाँ यह तैयारी 100 घंटे में हो रही है। तो ये मापतौल तो करें भाई। अगर मान लीजिए कोई पेपर, और आप जरा सोचिए, आपने अगर शुरुआत इन पेपर से कर दी, 5 और 6 को साथ में अगर आपने ले लिया, कहने का मतलब यहाँ आप पढ़ रहे हैं, यहाँ आप पढ़ रहे हैं, और यहाँ मान लीजिए आपने शुरुआत में ये पेपर ले लिए, 5 और 6 ले लिए, तो आप जरा सोचिएगा कि कम टाइम में ही आप लोगों की तैयारी जो है वो दिखने लग जाएगी। आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार देखो पेपर नंबर 5 और 6 तो कवर ही हो गया, बाकी ये साथ में लेकर के चलिएगा। तो शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने मेन टारगेट पर अपने इजी सब्जेक्ट को रख लें, आप जो नए पढ़ना है आपको वो रख लें, और फिर बाद में धीमे धीमे करके जब सिलेबस आगे बढ़ता जाए तब आप पेपर नंबर 4th को, पेपर नंबर 3rd को धीमे धीमे कवर करते चलिएगा। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आप एक बार में सारे विषय पढ़ लें, ये पॉसिबल नहीं है। आप यही कोशिश कर सकते हैं कि एक बार में हम 3 विषय लेकर के चलें। उनमें से मेरा ऐसा मानना है कि एक पहला चरण में आप रख सकते हो 5 और 6 को एक साथ में, कोई भी एक पढ़ते चलो। एक रख सकते हो आप 4 को, 2 विषय आपके हो गए, ठीक है, 2 पेपर आपके कवर चल रहे हैं, और साथ ही साथ इनमें से कोई एक शुरुआत में ले लीजिए। तो 3 विषय को लेकर के आप शुरुआत करें, और जब 3 विषय को लेकर आपने, सपोज मैंने पेपर नंबर 4 लिया, मैंने पेपर नंबर 5 लिया, 2 को लेकर मैंने तैयारी शुरू करी। हाँ, पर निबंध का सिलेबस ध्यान से देख लेना, क्योंकि निबंध में जो निबंध के आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, आप 2014 से लेकर के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, बस आपको आइडिया लग जाएगा कि यार निबंध के ना कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार आते हैं। तो जब आप बाकी का सिलेबस पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी रहेगी कि यार इस मुद्दे से निबंध आ सकता है, या इस मुद्दे को हम निबंध से ऐसे जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो पेपर 4th में हम गौतम बुद्ध को पढ़ने बैठते हैं, तो गौतम बुद्ध हमें क्या सिखाते हैं कि हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और उस कारण का निवारण किया जा सकता है। तो आप निबंध में जोड़ो ना कि पर्यावरण प्रदूषण चल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इस समस्या के पीछे का कारण हमें तलाशना चाहिए, क्योंकि बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो इंटरलिंकिंग आप सीख जाएंगे। तो सपोज मैंने पेपर नंबर 4 और 5 की जो है इनका चुनाव कर लिया। अगर मैंने मान लो इनका चुनाव कर लिया और इनको मैंने 6 घंटे देना शुरू किया, ठीक है, अब मेरे पास बचे हुए 4 घंटे। अब 4 घंटे में मान लीजिए मैंने शुरुआत में पेपर फर्स्ट को टारगेट किया, तो मैं इनको ही दूंगा, बस 4 घंटे मैंने इनको दे दिया। अब मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि मैं इतने सारे विषयों को एक साथ में लेकर के चलूं, क्योंकि शुरुआत करने के लिए आपको अपना मन समझाना पड़ेगा, और जब तक आप सिलेबस का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करके और अपने टाइम टेबल से उसको कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक तैयारी का कोई अर्थ शेष नहीं रह जाता।
और अगर आप ये कोशिश करते हैं कि सारे विषय एक साथ में ले लेंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समय उतना ही रहता है, विषय बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप तैयारी जब शुरू करें, जब आप पढ़ना शुरू करें तो कोशिश करें कि अपने टाइम टेबल के अनुसार कम विषय हों पर धीमे धीमे करके उन विषयों को पूरा किया जाए। जैसे अगर एक बार आपने ये कवर कर लिया तो उसके बाद आप इधर बढ़ सकते हैं, आप इधर बढ़ सकते हैं, और इधर के बाद में आप पेपर नंबर सेकंड की तरफ, थर्ड की तरफ आप बढ़ सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। सिलेबस का उचित वर्गीकरण इस तरीके से हुआ। अब हम देखते हैं नोट्स कैसे बनाए जाए। देखिए, नोट्स को लेकर भी दो बातें चलती हैं। देखिए, नोट्स, समय के हिसाब से नोट्स की परंपरा बदलनी चाहिए। देखिए, हम विद्यार्थी जीवन में दो फेज़ हमारे सामने आते हैं। पहला फेज़ हमारे सामने आता है कि जब हमको केवल और केवल पढ़ना शुरू करना होता है। मतलब नोट्स बनाने का एक तरीका होता है कि आप क्या करते हैं, अध्ययन के लिए नोट्स बनाते हैं, पढ़ने के लिए नोट्स बनाते हैं। अब देखिए, पढ़ने की जब शुरुआत करते हैं तब बात एक अलग है, लेकिन अध्ययन के लिए जो सोर्स आप अपनाते हैं वो सोर्स आपके चयन में भी बराबर भूमिका निभाएगा, ये जरूरी नहीं है। परीक्षा के समय जो कुछ भी कंटेंट हमारे पास होता है वो हमारे अध्ययन के नोट्स से, या मैं कहूँ अध्ययन के कंटेंट से थोड़ा अलग हो जाता है। क्योंकि देखिए, अध्ययन के लिए आप क्या क्या अपनाते हैं? अध्ययन के लिए आप अपनाते हैं क्लास नोट्स। क्लास नोट्स का मतलब समझिए, जैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी क्लास करते हैं। कई सारे विद्यार्थी होते हैं जो सेल्फ स्टडी से करते हैं, है ना। जैसे अभी इस समय डीएसपी में 4th रैंक पर नेहा अग्रवाल जी जो आई, तो उन्होंने मैक्सिमम जो है अपनी सेल्फ स्टडी करी। हाँ, उत्कर्ष के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, थोड़ा गाइडेंस के माध्यम से वो जुड़ी रही, बात अलग है, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम जगह पर जो है, या मैं कहूँ अपनी अधिकांश तैयारी जो है वो उन्होंने सेल्फ स्टडी से करी। पर आप जानते हैं, जो व्यक्ति सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहा होता है उसको गाइडेंस देने वाला कोई व्यक्ति होता है, या साथ साथ में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, उसे पता है कि तैयारी कैसे करनी है। पर निश्चित रूप से जिसने सेल्फ स्टडी से तैयारी करी उसने कम से कम सिलेबस को समझा, पैटर्न को समझा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, सब चीज़ें देखी। तो क्या आपने ये सब चीज़ें अभी की हैं? तो देखिए, अध्ययन के लिए आपके पास में पहला चरण होता है क्लास नोट। क्लास नोट से मतलब क्या हुआ कि टीचर बोर्ड वर्क कर रहा है और क्लास में लिखा रहा है और वो सब चीज़ें आपने लिख ली। अच्छा, क्लास नोट्स जो बनता है ना, वो हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है, और उस क्लास नोट्स में कभी संक्षेप में कुछ लिखा होता है, कभी डिटेल में कुछ लिखा होता है, कभी कोई क्वेश्चन और उसी क्लास में किया हुआ उत्तर प्रैक्टिस में आ जाता है। तो नोट्स ना थोड़ा उथल पुथल हुआ रहता है, मतलब वो परीक्षा के एक दिन पहले आपके काम में नहीं आ पाता। क्योंकि क्लास नोट्स में आप लोगों ने देखा होगा, दो तीन कलर के पेन का यूज करना, फॉन्ट बड़े लिखना, फिर बोले पता चला कि आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है तो टीचर्स को आपने कॉपी दिखाई, टीचर्स ने वहाँ क्रॉस लगाया, कभी राइट लगाया, कभी कुछ बताया, कभी कुछ बताया। तो फिर क्लास नोट्स में थोड़ा अधूरापन भी रहता है, क्योंकि आप हर दिन क्लास नहीं आते हैं, कोई ना कोई टॉपिक आपका छूट जाता है। तो एक तो अध्ययन के लिए हम क्लास नोट्स अपनाते हैं, इससे तो हम पूरे साल पढ़ते हैं। दूसरा आपके सामने होता है कोचिंग नोट्स। भाई, हमें बाकी का तो नहीं पता, पर हमें ये पता है कि उत्कर्ष में आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के पास 3 कंटेंट होते हैं। सबसे पहला कंटेंट तो होता है कि जब वो उत्कर्ष में आया तो उसे एक प्रॉपर बुकलेट दे दी, है ना, सभी विषयों की बुकलेट दे दी। मतलब पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 6 तक सबकी बुकलेट मिल जाती। यहाँ तक कि 2024 में जब पाठ्यक्रम बदला तो सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में उत्कर्ष के ही पास था। तो देखिए, एक तो कोचिंग नोट्स होता है जो विद्यार्थी के पास होता है। फिर विद्यार्थी जब क्लास में बैठता है तो ऐसा नहीं है कि बिना पेन लिए बैठ गया, फिर वो क्लास के अपने नोट्स बनाता है, और साथ ही साथ उसे बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स के नाम पता होता है कि उसे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, एमपी में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है। तो इन तीनों माध्यमों से वह पूरे साल तैयारी करता है। लेकिन जब बात परीक्षा की आती है तो इन तीनों का निचोड़ हमें चाहिए होता है, और वो निचोड़ क्या होता है? वो निचोड़ होता है आपका शॉर्ट नोट्स यानी सिनॉप्सिस फॉर्म में। तो आपने जिन जिन टॉपिक को पढ़ा है या आपने पढ़ना शुरू किया है, तो आप क्या कीजिए, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कि मेरे पास ये कागज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये कागज़ है, तो मैं इस कागज़ पर कोशिश करूँ कि एक हेडिंग बना करके, एक प्रॉपर में एक हेडिंग बना करके, और मुझे 2-2 3-3 4-4 पेन की ज़रूरत नहीं है, मैंने बाकायदा एक हेडिंग बनाई और उसके मैंने सारे आयाम कवर करके उनके नीचे मैंने कीवर्ड्स लिख दिए, सिनॉप्सिस बना लिए। और अगर मैंने मान लीजिए सिनॉप्सिस का नोट्स बनाया है, क्योंकि मुझे किताब पलटने में, मान लीजिए किताब को पलटने में 6 घंटे लग रहे हैं, कोचिंग के नोट्स को पलटने में 3 घंटे लग रहे हैं,
और क्लास है ना, कोचिंग के नोट्स को पलटने में 3 घंटे लग रहे हैं, क्लास नोट्स को पलटने में अगर मुझे 1.5 घंटे लग रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा आपको सिनॉप्सिस को पलटने में आधा घंटा लगेगा। आप इतना रेशो मान लीजिए, इसमें से कोई टॉपिक 6 घंटे में पूरा होगा, यहाँ पर वो टॉपिक 3 घंटे में आप रिवीजन कर पाएंगे, और यहाँ पर आप 1.5 घंटे में रिवीजन कर पाएंगे, और यहाँ पर सिनॉप्सिस में आधा घंटे में आ जाएगा। अच्छा, ये क्रम रहता है एक पूरा, मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, सपोज आपने किसी एक टॉपिक पर, मान लो मध्य प्रदेश की कोई एक रियासत आपने ले ली, सपोज आपने गोंड रियासत ले ली, और गोंड रियासत का आपने एक सिनॉप्सिस बनाया कि प्रमुख राजा कौन कौन से हैं, राजधानियाँ कौन कौन सी रहीं, और साथ साथ में इनसे संबंधित और प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। आपने प्रशासनिक स्थिति सबका जो है एक सिनॉप्सिस बना लिया। अगर ये सिनॉप्सिस आपको याद नहीं आ रहा है, अगर ये सिनॉप्सिस में कोई बात आपको उलझ रही है, तो आप यहाँ जाकर के रिवीजन कर सकते हैं, पर तब तक तो कोशिश करें ना कि आपको ये बार बार ना खोलना पड़े। भाई, जो आपने साल भर मेहनत की उसे कुछ पेज में, कुछ पन्नों में आप समेटने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो काम बन जाएगा। और याद रखिएगा, जिन विषयों की आपने शुरुआत ही नहीं की, बोले सर हमने अभी पढ़ाई नहीं है तो क्या करें, तो किसी अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से सिनॉप्सिस जल्दी से जल्दी आप तैयार करें। क्योंकि आप ये सोचिएगा, अगर सिनॉप्सिस होंगे तब तो आप टेस्ट सीरीज दे पाएंगे, तब तो आप बार बार परीक्षा का अभ्यास कर पाएंगे, तब तो आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे, वरना कैसे करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताऊंगा जिस पर विद्यार्थी काम नहीं करता, वो होता है क्विक रिवीजन नोट्स परीक्षा से ठीक पहले। जरा सोचिएगा, हमको मंडे से लेकर के सैटरडे तक लगातार 6 दिन में 6 पेपर देना है। अब जरा सोचिए, अगर आपने एक इकाई के नोट्स, मान के चलिए एक इकाई का नोट्स 50 पेज में बनाया, सब समझिए आपने क्लास नोट्स या एक सिनॉप्सिस बनाया, 50 पेज में आपने एक इकाई बनाई, और आपको पता है कि एक पेपर में आपकी कितनी इकाइयाँ, 10 इकाइयाँ हैं। तो इस माध्यम से अगर मैं देखूं तो आपकी तो फिर वही पेजेस जो हैं 500 पेज हो जाएंगे। और ईश्वर ना करे, अगर परीक्षा के ठीक एक दिन पहले या परीक्षा के दौरान आप किसी कारण से मानसिक परेशानी में हैं, घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है, आपके निजी जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये मानव जीवन है, चुनौतियां आती रहती हैं, तो उस दौरान कहीं ऐसा ना हो कि आपका पढ़ने के लिए उतना आपको समय ना मिले। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ ऐसा बना करके रखें कि 2 से 3 घंटे में आपको ना पूरा पेपर रिवाइज हो जाए। जैसे मैं इतना से आपको एग्जांपल दे देता हूं कि शॉर्ट नोट्स में, सिनॉप्सिस में आपकी हेडिंग के भीतर कीवर्ड लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोक प्रशासन की डेफिनेशन है, तो वहाँ हम लिख देते हैं गैर राजनीतिक है, स्थायी है, और सरकार की स्वच्छ छवि का निर्माता है, ऐसा ऐसा हमने 4-5 पॉइंट लिख दिए। अब जो क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट्स बने उसमें सिर्फ इतना हो कि लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य है ना, तो एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ सिर्फ इतना लिखा हो कि इसमें मुझे क्या क्या आयाम पता होना चाहिए, लोक प्रशासन, नैतिक सद्गुण, मूल्य, आवश्यकता, लाभ और विकसित करने को उपाय। बस हमारे आयाम लिखे हों कि ये सारे आयाम मैं सोच पा रहा हूँ क्या, मतलब आप कह सकते हैं कि माइंड मैप्स आप प्रिपेयर कीजिए। अपने आप से प्रश्न पूछिएगा। ये जो क्विक रिवीजन नोट्स है परीक्षा के एक दिन पहले आपके काम में रहेगा, इसे आप बनाकर रखें। कोशिश कीजिएगा एक पेपर का, अगर मान लीजिए मैंने कहा कोई भी एक पेपर है, उसका क्विक रिवीजन नोट्स आपका 100 पेज के आसपास आकर समेट जाए। ये भाई 100 पेज भी बहुत कुछ होते हैं, एक दिन में 100 पेज पलटना आपको क्या हंसी खेल लग रहा है। आप ज़रा सोचिए कि आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, एग्ज़ाम दे कर आए, लौट कर आकर के लंच किया, घर फ़ोन करके बताया कि हाँ पेपर ठीक गया, और ऐसे करते करते आपके शाम के 4 बज गए। अगले दिन फिर पेपर है आपका, अब आपके पास पढ़ने के लिए टाइम कम है, तो आप क्या करेंगे भाई, इनकी तरफ तो जाने वाला कभी रिवीजन कर ही नहीं पाता। लेकिन हाँ, ये बना के रखा है तो भी काम चलेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा संक्षेप में भी नोट्स बना लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है क्विक रिवीजन नोट्स का मतलब है जहाँ पर सिर्फ हेडिंग ही हेडिंग लिखी हूँ, डायमेंशन ही डायमेंशन लिखी हूँ कि ये टॉपिक मैं ये पढ़ता हूँ, फिर ये पढ़ता हूँ, फिर ये पढ़ता हूँ, यानी इस टॉपिक को मैं 6 भागों में डिवाइड करता हूँ। ये तो क्विक रिवीजन नोट्स हो गया, और उन भागों के भीतर के जो कीवर्ड है वो यहाँ लिखे रहते हैं। तो ये या तो ये, और इसके साथ साथ में अगर ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। और आपको लगता है कि ये नोट्स कैसे बनते हैं क्या है, तो उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है। आपको लगता है कभी भी कि
किसी प्रकार को लेकर समस्या है तो उत्कर्ष की पूरी टीम हमेशा विद्यार्थियों के साथ रही है और हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये नोट्स बनाने के तरीके पर हमने डिस्कशन किया। वैसे मैं ये दिखेगा नहीं आपको, तो इसलिए डिस्कस इस पर नहीं करेंगे हम लोग। आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आंसर राइटिंग सोचने से नहीं होती, आंसर राइटिंग लिखने से होती है। आप जैसा भी लिखते हैं ना, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो शुभकामनाएं आपको, और आपको लगता है कि लिखने में आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, आपको लगता है मैं कैसे शुरू करूं, तो मैं यही कहूँगा शुरू कर दो। अब तो लिखो। जब लिखना आप शुरू करोगे ना, तब तो वो गलतियां समझ में आएंगी। अब जो गलतियां आपको मन में खा रही हैं उनको कागज़ पर उतारिए, और जब वो गलतियां कागज़ पर एक बार उतार आएंगी ना, तो अब फिर हम उन गलतियों को पकड़ सकेंगे। लेकिन आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे शुरू करें? एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम शुरुआत कैसे करें। शुरुआत के लिए आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा है, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहला चरण है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक वाइज एनालिसिस करें। मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ने बैठे, सपोज आपने पेपर थर्ड में साइंस का चुनाव कर लिया, सपोज आपने पेपर सेकंड में संविधान का चुनाव कर लिया, सपोज आपने पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी का चुनाव कर लिया, तो आप जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए भारत की जलवायु पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्लाइमेट पढ़ने जा रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ये देखिए जलवायु संबंधित क्वेश्चन कितने आए हैं, और अगर आया है तो पैटर्न क्या रहा है, कितना डीप जाता है, कितना डीप नहीं जाता है। संविधान के प्रश्नों को देख लीजिए, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत हद तक एक दिशा मिल जाएगी कि इस बिंदु से प्रश्न ऐसे आते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अब तो खैर मिडाइवल हिस्ट्री का उतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का प्रश्न आता था तो तय था कि बाजार व्यवस्था आएगी। समझ रहे हैं, ये कुछ चीज़ें एकदम फिक्स होती हैं। अब जैसे मान लीजिएगा कि पेपर फोर्थ में करप्शन वाला टॉपिक है, तो वहाँ कोशिश की जानी कि भ्रष्टाचार निवारण के उपाय हमको बताने ही हैं। संधि वाले क्वेश्चन में जाओगे, संधि की परिभाषा, संधि समास में अंतर 4 से 5 बार पूछा गया। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना, जैसे आपने सिलेबस याद किया, पैटर्न याद किया, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े, अब आज आपका टारगेट है कि मुझे भाई इकोनॉमी में ये टॉपिक पढ़ना है, बजट पढ़ना है, तो आप देख लो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो जैसे क्वेश्चन आए हैं ना, वैसे आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, तो ये जरूर करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें, वो भी टॉपिक वाइज, और हर प्रश्न के प्रारूप की समय सीमा निर्धारित करें। इसकी तरफ भी विद्यार्थी नहीं जा पाता है। जैसे मैंने कहा ना, हर प्रश्न के प्रारूप की समय सीमा निर्धारित करें। जैसे एक औसत आपको मैं बता रहा हूं कि 2 मार्कर जो क्वेश्चन है वो, वैसे अगर आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वर्ड लिमिट जो मेंस में निकल करके आती है, वो निकल कर आती है लगभग 20 शब्द प्रति मिनट। ये वर्ड लिमिट निकल करके आती है 20 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से आप पेपर को पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना होता है कि आपके जो शुरुआती 3 पेपर में जो आपके 2 मार्कर क्वेश्चन है ना, जो 2 मार्कर आपके सामने क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आप 1 मिनट दें, ये जरूरी नहीं है। पेपर नंबर 4 में भी यही स्थिति है। जरूरी नहीं है कि आप हर 2 मार्कर को 1 मिनट दें। अगर आपके 2 मार्कर क्वेश्चन विद इन 10 मिनट, 8 से 9 मिनट में हो रहे हैं, तो आपके पास में 7 से 8 मिनट शेष बच जा रहे हैं कभी किसी और क्वेश्चन में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप हर क्वेश्चन के प्रारूप की समय सीमा निर्धारित करें कि हर टाइप के क्वेश्चन पर हम कितना टाइम दे सकते हैं। 2 मार्कर में ओवरऑल कितना टाइम देना है, 7 मार्कर में ओवरऑल कितना टाइम देना है, और वहाँ डिजिटल वॉच आदि तो मना ही है, आपको पता है। तो जो दीवार पर घड़ी लगी रहती है, वहाँ आपने एक बार टाइम देख लिया कि भाई ये टाइम शुरू हो गया। अब आपने तय कर लिया कि इतने टाइम में मुझे 10 मिनट में अपने 2 मार्कर खत्म करना है, बल्कि 8 मिनट में कोशिश कीजिए। तो आपने जैसे ही खत्म किया, अब आपने टाइम सेट किया, सामने वॉच लगी हुई है कि बोले अब हम क्या करते हैं, बोले 7 मार्कर मेरे पास इतना ही टाइम है। और ये टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं। चलो खैर, वो तो हम बात करेंगे। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए आप हर प्रश्न के लिए एनालिसिस करें आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और फिर टाइम में गड़बड़ ना हो इसलिए हर प्रश्न के प्रारूप के लिए या प्रश्न के सभी प्रारूपों के लिए समय सीमा का निर्धारण करें, और अभ्यास हमेशा समय सीमा में ही करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी जो है वो आंसर लिख कर लाए, बोले सर देखो कितना अच्छा आंसर लिखा है। अब उस विद्यार्थी को समझाना पड़ता है कि घर ले जाकर और आप सुकून से बैठकर इसका आंसर लिखोगे तो अच्छा ही आंसर है। मेरा मानना है आधा घंटे में 30 मिनट में लिखा हुआ बेहतरीन से बेहतरीन उत्तर से भी
कई ज़्यादा अच्छा होता है 3 मिनट में लिखा हुआ बुरा सा उत्तर। यानी टाइम की कीमत समझें। आप ऐसा मत सोचें कि मुझे आंसर अच्छा लिखना है। परफेक्शन कभी किसी व्यक्ति में नहीं आ पाया। हम लोग, मानव का जो जीवन चल रहा है, कब से हम मकान बनाने में लगे हुए हैं। पहले हम वृक्ष के नीचे रहते थे, फिर झोपड़ी में आए, फिर हम कच्चे मकानों में आए, मिट्टी के मकानों में आए, ईंट के मकानों में आए, इमारतें बनाई। परफेक्शन मिल पाया आज तक? आप कह पा रहे हो कि ये परफेक्ट मकान है, इससे परफेक्ट नहीं हो सकता? तो भाई आंसर में परफेक्शन का तलाश मत करो, आप तो बस लिखना शुरू कर दो। पीएससी में सेलेक्ट होने वाले किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि वो फाइनल सेलेक्ट होगा, नहीं पता होता। उसे उम्मीद रहती है कि मैं होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, और जो दावा ही कर दे मेरा तो हो गया, तो ऐसे दावे धरे रह जाते हैं। क्योंकि भाई ये एक निरंतर प्रक्रिया है, आपके हाथ में कर्म है। जिस दिन आपका कर्म फुलफिल हो गया उस दिन आपको मंजिल स्वतः ही मिल जाएगी। आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। तो भाई ये भी बिल्कुल ध्यान रखें कि अभ्यास समय सीमा में करें, और हमेशा याद रखें कि कुछ की पॉइंट हर टॉपिक के हिसाब से आप बना लें कि इनको आप लिखते ही लिखते हो। इतिहास में जब आप मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किसी क्वेश्चन पर हो, तो आप कम से कम उसका इंट्रो और उसकी फिनिशिंग थोड़ा सोचकर तो चलें कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की, या भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। तो नगरीय सभ्यता है ना, यानी कि अगर आप देखोगे तो इस प्रकार के जो कीवर्ड हैं, जो अर्बन सिविलाइजेशन जैसे जो कीवर्ड हैं, वो तो कम से कम दिमाग में हो कि इससे मैं शुरू करता हूं और यहां जाकर मैं खत्म करता हूं। पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो और फोर्थ हो, चारों में जो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां हर टॉपिक का अपना एक कीवर्ड है। जैसे हम मोटिवेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां इच्छा, निरंतरता और गतिशीलता कीवर्ड है। जब हम इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां अलग कीवर्ड है। पॉलिटी में अलग कीवर्ड है। मैंने तो सभी शिक्षकों की क्लास देखी हुई है, और अपने जितने भी शिक्षक गण हैं उत्कर्ष पर, सभी एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनाते हैं, और उस फ्लो चार्ट में कीवर्ड आ जाते हैं। चाहे आप धनंजय सर की बात कर लीजिए, अनुपम सर की बात कर लीजिए, विजय पटेल सर की बात कर लीजिए, अवनीश सर की बात कर लीजिए, SRK सर की बात कर लीजिए, प्रदीप सर की बात कर लीजिए, सौरभ यादव सर की बात कर लीजिए, किसी भी टीचर की आप बात कर लें, क्योंकि सारे नाम ले पाना संभव नहीं है। लेकिन मैंने देखा सब एक बोर्ड पर एक सिनॉप्सिस बनाते हैं, उसमें कीवर्ड आ जाते हैं, उन कीवर्ड को जोड़ करके और फिर सेंटेंस बन जाता है। क्योंकि कीवर्ड होते हैं मोतियों के समान, आपको बस धागा बोने का काम करना है। तो आप ये तय कर लीजिए कि जब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिखूंगा तो मुझे ये कंटेंट तो डालना ही डालना है, और कंटेंट डाला कैसे जाता है उसके लिए प्रैक्टिस की जाती है। तो भाई ये भी आप काम जरूर करें, कीवर्ड्स पर विशेष रूप से ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप कीवर्ड्स के बिना ही तैयारी शुरू कर दें। तैयारी क्रम में वैसे आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि 2 मार्कर इजीली कंट्रोल आ जाता है। फिर 10 और 11 मार्कर, पेपर थर्ड तक 10 मार्कर, फोर्थ में 11 मार्कर, इनको कर लो तो 7 मार्कर की प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन मैं ऑफलाइन क्लास में कई बार ऐसा होता है कि मैं 7 मार्कर भी प्रैक्टिस शुरुआत से करवा देता हूं, क्योंकि विद्यार्थी सामने रहते हैं। लेकिन आप सेल्फ कर रहे हैं तो 2 मार्कर पहले कर लीजिए, फिर 10 और 11 की तरफ जाइए, और दोनों के बीच का संतुलन ही आपका 11 मार्कर है। ये काम आप कर लीजिए, और साथ ही साथ स्टडी और आंसर राइटिंग का समय निश्चित रूप से निर्धारित हो। कोशिश करें कि जो स्टडी कर रहे हो उसको आपने 50% टाइम दिया, और उस 50% में भी कोशिश करिए 30% पढ़िए, या 40% के आसपास भी आप पढ़ सकते हैं, और 10% आप रिवीजन करके चलते रहिए। मतलब 50% अपना टाइम बैठ करके बिना पेन के, और बिना पेन के तो नहीं कहूँगा, क्योंकि पेन लेकर अगर बैठेंगे तो आप उस दौरान सिनॉप्सिस बनाते चलेंगे। तो ये तो आप काम कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। फिर जब आप आंसर राइटिंग करें तो आप कोशिश कीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो एटलीस्ट 40% टाइम तो इसको दीजिएगा। इसको अगर टाइम आपको लग रहा है कि आप 50 के बजाय 60 दीजिए, आपको सिलेबस कवर करना है, तो आंसर राइटिंग तो करें आप। और इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो इतना भी एक बात और बोल देता हूं आपको, ये कोशिश करिएगा कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मिनिमम रखिएगा 3 घंटे की आंसर राइटिंग, और वो भी करिएगा, कोशिश करिएगा कि सुबह 10 से लेकर 1 के बीच में जो समय आप मुख्य परीक्षा लिखते हैं उस दौरान अगर प्रॉपर बैठ करके आप आंसर राइटिंग करेंगे, मोबाइल साइलेंट करके, तो आपका अभ्यास हो सकेगा। टाइम लगाइए कि 2 मार्कर क्वेश्चन इतने आने हैं, 7 मार्कर इतने आने हैं, 10 मार्कर या 11 मार्कर इतने आने हैं, और 3 घंटे में ये हमको पूरा करना होता है। तो प्रॉपर टाइम लगाइए। पूरा पेपर आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, 1 माह के बाद तो होगा।
पेपर जिसने पूरा कर लिया वो आधी जंग जीत जाता है। तो पेपर पूरा करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा और निरंतर पेन चलाना पड़ेगा, वो भी दबाव लेकर। वो जिम्मेदारी है, स्ट्रेस तो मत लीजिएगा, लेकिन एक दबाव आपको सकारात्मक रूप में महसूस करना है कि यार ये घड़ी सामने लगी हुई है, मैंने 10 बजे अब ये आज के क्वेश्चन डिसाइड किए हैं। एक मैंने पुराना पेपर लिया है 2024 का, पेपर सेकंड मैंने आज लिया, पेपर थर्ड लिया है, और 10 से 1 के बीच में आज मुझे ये पूरा करना है। और पूरा लिखने के बाद मैं अपने किसी सीनियर को, अपने किसी टीचर को, अगर कोई नहीं तो मैं खुद उसको चेक करने के लिए बैठूंगा। पर आंसर राइटिंग जरूर करें और एक निर्धारित समय सीमा में आप उत्तर लेखन अवश्य करें। अब ये बात भी हमने कर ली। अब एक बात जो और भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, है ना, कि किन गलतियों से सावधान रहें। तो पहली गलती जो आपको नहीं करना है, एक तो नोट्स आपको इकट्ठे नहीं करना है। आपको जिन जिन लोगों से ज्ञान लेना है ना, जिन जिन लोगों से आपको सलाह मशवरा करना है, तुरंत ले लीजिए, है ना, विद इन 2 डेज ले लीजिए। आपको पूछ लो कि आप बुक को क्या नोट्स लगना है, पर एक बार में आपने जो डिसाइड कर लिया फिर उसी पर आप स्थायी रहें। दूसरी, आपको ये गलती नहीं करनी है कि सभी विषयों को आप एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं करना है। सभी विषयों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करने का मतलब ये है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके एक हाथ में चॉकलेट है, उससे बोला और लोगे तो सारी चॉकलेट को 2 हाथ में समेटने की कोशिश कर रहा है। ये गलती आप ना करें। आपको पता है आपका मस्तिष्क, उसकी भी सीमाएं हैं, समय की भी सीमाएं हैं। तो जो विषय आपने एक सप्ताह में डिसाइड किए हैं, उन्हीं विषयों को आप लेकर के आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि आज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कल ज्योग्राफी, परसों पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस, ऐसे नहीं हो पाएगा। जब तक निर्धारित लक्ष्य पूरा ना हो तब तक नए विषयों की तरफ ना जाएं। हड़बड़ाने से केवल और केवल मार्ग में बाधा आएगी। ठीक है, इसके बाद में और क्या नहीं करना है, तो भाई ये सब जानते हैं, नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। आपको कोशिश करना है कि पॉजिटिव सोचें, क्योंकि देखिए जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं। और नकारात्मक सोच से दूर रहो, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है नकारात्मक लोगों से दूर रहो, जो हमेशा नेगेटिव साइड्स देखते हैं ना, कि यार वो तो नहीं होता, वो रिजल्ट नहीं आता। अभी आपके सामने आया रिजल्ट, 22 का रिजल्ट आया, 21 का आया, 20 का आया, 19 का आया, कितने सारे रिजल्ट लगातार आते चले गए। तो भाई जो हमारे हाथ में हम उसके बारे में सोचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ये फ्रस्ट्रेट लोग रहते हैं, ठीक है, जो अपने जीवन में भी शायद कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने रणनीतियाँ कभी नहीं बनाई। और आप सब जानते हैं जो पॉजिटिव लोग रहते हैं वो अगर परीक्षा में असफल भी हो जाते हैं तो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जो नेगेटिव पर्सन है उससे तो आप बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। जो हमेशा उदासीन रहता है, हमेशा उदास रहता है, कभी उसके भीतर उत्साह ना रहे। तो अच्छे लोगों के साथ आप बैठें, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, अपने उत्कर्ष पर 3 विद्यार्थी साथ में आए। किरण कुशवाहा जी, है ना, जो मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन में बनी है, शुभांक गुप्ता और अतुल जाट, है ना। तो तीनों विद्यार्थी साथ में आए और तीनों ने यही कहा कि सर हम तीनों ने साथ में तैयारी की और साथ में हो गए, क्योंकि तीनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं था। उनका उत्साह आप देख सकते हैं। अगर आपको अभी आपने उत्कर्ष के इस चैनल पर कुछ शॉर्ट के रूप में आपको शुभांक के कुछ वीडियो मिल जाएंगे, आप देखेंगे ना, तो बड़े पॉजिटिव लोग हैं, बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे जो सिलेक्ट हुए। तो आप अगर अपनी मैं कहूँ तो कंपनी को अगर बेहतर बनाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ साथ में अनहेल्दी फूड से थोड़ा बचिएगा, ऐसा ना हो कि आप बीमार हो जाएं। कोशिश कीजिए सिंपल साधारण भोजन जो मिलता है उसे आप खाएं, ठीक है। और परीक्षा की अवधि के दौरान अगर 1000-2000 रुपये मंथली एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं तो चलेगा, क्योंकि कमाने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। स्वास्थ्य का विषय ध्यान रखें। भूतकाल में अगर कुछ दुखद हुआ है, आप पहले परीक्षा नहीं निकाल पाए हैं, तो उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, कोई मतलब नहीं है। और बैठ करके ज़बरदस्ती के गुलाबी सपने ना देखें कि एक बार अधिकारी बन गया तो ये करूँगा वो करूँगा। इन सब चीज़ों के चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि अपना ध्यान पूरी तरीके से 2 चीज़ों पर रखना, एक तो सकारात्मकता और दूसरा रखिएगा वर्तमान पर, ठीक है। और तीसरा ध्यान रखिएगा कर्म पर। मेरा मानना है परिणाम की तरफ ज़्यादा फोकस मत करना, जो होगा सो देखा जाएगा। इन सब चीज़ों पर मत जाइएगा, जो आपके हाथ में, जो आपके सामने, इस पर आप काम करिएगा, ठीक है। ये एक्सपर्ट लोग ऐसा बताते हैं, मैं तो बहुत सामान्य सा प्राणी हूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं अकेला इन सब चीज़ों को नहीं बता पाता। और मैंने जब पूछा कि भाई इस समय सबसे ज़्यादा बाधा क्या है, तो सबसे ज़्यादा बाधा है मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया। कोशिश कीजिए जब पढ़ने बैठें तो मोबाइल फ़ोन को, जैसे अभी आप क्लास सुन रहे हैं तो अक्सर मोबाइल फ़ोन पर देख रहे होंगे। मोबाइल जब भी आप यूज करें तो एक निश्चित समय सीमा में आप यूज करें। कोई यूजफुल क्लास आपकी यूट्यूब आदि पर चल रही, उसे आप देखें। अनावश्यक रूप से ऐसा नहीं कि फ़ोन उठाया था
एक यूट्यूब क्लास के लिए, और फिर पता चला इंस्टाग्राम ओपन हो गया और उसके बाद में फिर फ़ोन जो है उसको देरी हो गई। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचिए। अब देखिए लास्ट में जा कर के आपकी तैयारी में उत्कर्ष किस प्रकार से भूमिका निभाएगा। देखिए जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। उत्कर्ष में आपको क्या पढ़ना है अभी मुख्य परीक्षा के दौरान, ऐसा नहीं है कि हमारी ओर से हर प्रोग्राम 2025 के लिए होगा। बहुत सारे प्रोग्राम 26 के लिए हैं, 27 के लिए हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए, मॉक इंटरव्यू वालों के लिए अलग से प्रोग्राम होंगे। लेकिन अभी 2025 वालों के लिए क्या क्या बेहतर मिल जाएगा आपको, देखिए तो यूट्यूब चैनल MPPSC उत्कर्ष पर आपको क्लास मिल जाएंगी, जिसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको संभव सीरीज मिलेगी, संभव सीरीज, ठीक है। एक बार इसके बारे में देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो निर्धारित समय है 24 फरवरी, ठीक है, 2025, और इवनिंग में यहाँ पर, और ख़ास तौर पर इस पर जो फोकस रहेगा, एक रहेगा आपका क्विक रिवीजन पर कि आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो, और साथ साथ में उत्तर लेखन पर। तो आपकी जो एक परेशानी है आंसर राइटिंग वाली, वो यहाँ पर मुझे लगता है कि दूर हो जाएगी। तो एक तो MPPSC उत्कर्ष में संभव सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास रहेगी, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इसको लेकर के क्या रिव्यूज़ हैं, तो 2024 में लाइव जब क्लास हुई थी तो उत्कर्ष पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें चाहे इतिहास के नए टॉपिक हों, साइंस के नए टॉपिक हों, इकोनॉमी के नए टॉपिक हों, एथिक्स के नए टॉपिक हों, सारे टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करा दिए गए थे। 18 जनवरी 2024 को सिलेबस चेंज हुआ, तो उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स के तुरंत बाद आप मान लीजिएगा कि नेशन बिल्डिंग से लेकर भगवत गीता तक, हर मेंटल डिसऑर्डर से लेकर के सारे जो टॉपिक नए नए आए थे, मैक्सिमम टॉपिक लगभग 50 से 55 क्लास में कवर करने की कोशिश की थी। मैं भी शामिल था, बाकी शिक्षक भी शामिल थे, पर सीरीज काफ़ी हिट रही। तो आप लोगों के लिए अभी इस समय संभव सीरीज आएगी और वर्जन आएगा 2.0। तो यूट्यूब चैनल पर आप लगातार जुड़े रह सकते हैं लाइव क्लास के माध्यम से। लाइव क्लास मेंस वाले विद्यार्थियों के लिए होगी ही होगी, और साथ साथ में आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास भी आएंगी। जैसे मैं आपको मैंने क्या रिकॉर्ड किया है वो मैं बता देता हूँ, बाकी शिक्षक गणों ने भी रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मेरी तरफ से आपसे कंप्लीट संधि का, कंप्लीट समास का, कंप्लीट वाक्य विचार का, रस का, छंद का और शब्द शक्ति का पहले से पढ़ा हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बोलियों का 7 से 8 टॉपिक आपको हिंदी के मिल जाएंगे। तो आपकी 50% हिंदी तो यूट्यूब से ही कवर हो जाएगी, जो नए टॉपिक हैं वो तो कवर हो ही जाएंगे। साथ ही साथ आप देखोगे तो अभी वन शॉट एथिक्स, मतलब एक ही बार में एथिक्स का फ्लो बन जाएगा आपका, आप कंप्लीट कर लीजिए। फिलॉसफी वाला हिस्सा अलग से आ जाएगा आपके सामने, है ना। साथ ही साथ केस स्टडी के नए बदलाव, है ना। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको हमेशा मिलेंगे शाम को 5 बजे, और फिर शाम को 5 बजे के बाद आपकी संभव सीरीज लाइव चलेगी ही चलेगी। तो यूट्यूब पर आप नज़र रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इस समय पर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी कुछ परेशानियां दूर हो सकें, ठीक है। चलिएगा, साथ ही साथ ये तो यूट्यूब चैनल की बात की मैंने। ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस में अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन बैचेस में अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विजेता, देखो विजेता 1.0 वह बैच था जिसमें 2024 की तैयारी बहुत अच्छे से कराई गई थी। पहला बैच मध्य प्रदेश का, है ना, जिसने अपना पाठ्यक्रम एक पूरी संभावना के साथ पूरा कराने की कोशिश की। विद्यार्थियों के हित में लगातार लंबी लंबी कक्षाएं भी रखी ताकि सिलेबस कंट्रोल में आए। विद्यार्थी बैठे भी रहे, भाई 8 घंटे भी क्लास संचालित करी, विद्यार्थी बैठे रहे, क्योंकि भाई नया सिलेबस है, चुनौती सबके लिए थी। विद्यार्थियों ने साथ दिया, टीचर्स ने मिलकर सहयोग किया, उत्कर्ष के पूरे मैनेजमेंट ने सहयोग किया, तब जाकर के अंततः 2024 का जो सिलेबस है वो कंट्रोल में आ पाया। कंटेंट टीम अपना अलग काम करती रही, डिजिटल टीम अपना काम करती रही, तब जाकर के सिलेबस पूरा कंट्रोल में आया। तो अब हम विजेता 2.0 जो कि शुरू हो चुका है, आप चाहें तो उत्कर्ष के ऐप पर जाकर के इस कोर्स को देख सकते हैं 2025 के लिए। तो अभी लाइव कक्षाएं चल रही हैं, तो ये आपके लिए काम का हो सकता है, जैसा आपको लगे, जो आपका चयन करना हो। और ऑफलाइन बैचेस तो हैं ही। सब्जेक्ट वाइज अगर पेपर वाइज आपको कोर्स देखना है, आपको लगता है कि पेपर 4th स्पेशल पढ़ना है, चाहे पेपर 4th की बात करें, पेपर 5th की बात करें, पेपर 6th की बात करें, है ना, और या साथ साथ में सोशियोलॉजी की बात करें, मतलब पार्ट बी की बात करें, तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी काम का है, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया उस चीज़ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 4th, पेपर 5th, पेपर 6 के साथ साथ में जो भी मैंने आपको बताया, इन सभी चीज़ों के लिए आप उत्कर्ष के जो है ऐप पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गाइडेंस प्रोग्राम एंड मेंटरशिप आप जैसे समझते हैं, जिन विद्यार्थियों की तैयारी पूरी है
वो विद्यार्थी उत्कर्ष के गाइडेंस प्रोग्राम में शामिल होकर अनुशासन में रह करके तैयारी कर सकते हैं। जो कुछ आपकी कमियां हैं वो उत्कर्ष के अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में आपकी वो कमियां पकड़ ली जाएंगी और कमियों को लेकर के काम कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए भी आप उत्कर्ष के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज ही आपको सफलता दिलाएगी। मॉक इंटरव्यूज 2023 के विद्यार्थियों के लिए शीघ्र ही आयोजित होंगे। तो जो विद्यार्थी 23 का मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं वो उत्कर्ष के मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो अलग अलग मापदंडों से, इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी 2026 2027 की तैयारी कर रहे हैं, ये अभी 12th पास करके उत्कर्ष की में आना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से उत्कर्ष उनके स्वर्णिम भविष्य को तराशने का कार्य करेगा। तो हर एक मापदंड में हम आपके साथ में तैयारी कराने के लिए, सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और आप भी अपनी तैयारी को बिल्कुल भी विराम ना दें। कहीं भी आपको ज़रूरत है तो उत्कर्ष हर मंच पर, हर एक स्थान पर आप लोगों के साथ खड़ा है। तो मुझे बस इतना ही आप लोगों से कहना था, और आप सभी विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।